अच्छा जी, टुडे हम पांडास फॉर डेटा एनालिसिस पढ़ने लगे हैं। इंपोर्ट पांडास आप करेंगे, आपके पास मॉड्यूल ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ इंपोर्ट करना है हमने। पांडास जिस तरह नंपाई जो है वो न्यूमेरिकल फीचर्स के ऊपर काम करता है और न्यूमेरिकल फीचर्स के ऊपर ही कैलकुलेशंस भी जो है वो करता है। पांडास जो है वो बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल ऑल टाइप्स ऑफ फीचर्स के ऊपर जो है वर्किंग करता है। तो सबसे पहले हम डेटा लोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम पांडा में डेटा जो है कैसे लोड कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा पांडा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो पांडास की लाइब्रेरी है, जो ये कैसे काम करती है। इस पांडा की लाइब्रेरी में आप दो चीजें, दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पांडास के, ठीक है। पांडास के दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। द वन इज नॉन एज पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट एंड पांडास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में वी कैन कॉल सीरीज एंड वी कैन कॉल इज डेटा फ्रेम। पांडा के अंदर दो ही चीजों में बात होगी, सीरीज और डेटा फ्रेम। व्हेन वी से समथिंग अ सीरीज, इट मीन्स डेटा हैविंग सिंगल कॉलम और ओनली वन फीचर। ऐसा डेटा जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा उसको सीरीज कहेंगे। वो सीरीज होती है ऑटोमेटिकली, हम कहें ना कहें। एंड डेटा having more than one column will be data frame। ये डेटा फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर हैं, सीरीज और ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो पांडास इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा काम जो है वो सीरीज के ऊपर करेंगे। अभी डेटा फ्रेम बताता हूँ जिसमें एक से ज्यादा कॉलम हो। अगर आप डेटा लोड करें, एक ही कॉलम नजर आ रहा है, इसका मतलब वो सीरीज है। और अगर दो कॉलम आए, नेम के साथ रोल नंबर भी आ रहा है, तो फिर वो फ्रेम है, डेटा फ्रेम है। तो सीरीज के ऊपर बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। और इवन कि हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि यार मैं ये सीरीज का फंक्शन लिख रहा हूँ कि पांडा ऑफ डेटा फ्रेम का लिख रहा हूँ। बस आप इतना यूज टू जाते हैं, आपको पता है बस ये काम करना है। तो लेट्स क्रिएट अ सीरीज, और हम डिफरेंस भी देखेंगे यार ये सीरीज का फर्क जो है वो क्या है। सीरीज क्रिएट करने के लिए मैंने पांडास और सीरीज, पांडास डॉट सीरीज कैपिटल एस से आएगा, और सीरीज को मैंने कोई लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, जैसे नंपाई को प्रोवाइड कर रहे थे। और लाइक मैंने यहां पर कहा ये कुछ मैंने वैल्यूज दे दी हैं। एंड व्हेन आई द सीरीज ऑब्जेक्ट, ये मुझे कैसा दिखाई देता है, वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल नहीं है। कैसा रहेगा ये?
वर्टिकल कॉलम में रहेगा। और जब ये जो सीरीज क्रिएट हुई है, इसके अंदर मुझे अभी 3 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। ये सीरीज के 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? एक सीरीज की है वैल्यूज, एक सीरीज के हैं इंडेक्स, और एक सीरीज की है डेटा। ये तीनों कंपोनेंट्स में इससे मांग भी सकता हूं, सीरीज तुम्हारी वैल्यूज क्या है, तो नंपाई एरे में वैल्यूज आ रही है। सीरीज तुम्हारे इंडेक्स क्या है, तो बता रहा है रेंज ऑफ वैल्यूज है फ्रॉम 0 टू 8, स्टेप 1 से चल रहे। सीरीज तुम्हारी डी टाइप क्या है, तो व्हाट इट सेज कि भाई इंटीजर 64 है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जब सीरीज क्रिएट हुई है। अगर एक भी वैल्यू सीरीज में फ्लोटिंग वैल्यू हो जाएगी, तो ओवरऑल सीरीज की डी टाइप जो है वो क्या हो जाएगी? फ्लॉट हो जाएगी, क्योंकि फ्लॉट जो है वो बड़ी वैल्यू होती है, और जब आपको एक जगह बड़ी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी तो सबके लिए वो सिमिलर साइज क्रिएट करेगा। ओके, और ऑल वैल्यूज आर नाउ फ्लॉट। इंडेक्स हमारे वैसे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, सीरीज जो हमने क्रिएट की है, इसके अंदर मैं साइज को देखा तो कितना हो गया अभी, लेंथ को देखा तो कितना हो गया जी, 8। ये जो मैंने सीरीज क्रिएट की है, यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? अ सीरीज विद डिफॉल्ट इंडाइसेस। एक ऐसी सीरीज है जिसके इंडेक्सेस जो है वो क्या है? डिफॉल्ट हैं, जिन्हें हम इंटीजर इंडाइसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर इंडाइसेस। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई। अब देखो यहां पर मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां यही चीज लिख रहा हूं, आ सीरीज विद कस्टमाइज्ड इंडाइसेस, जिनको हम लेबल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबल्स भी कहते हैं। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? लेबल इंडाइसेस। ठीक है, अब ये कैसे क्रिएट कर रहा हूं? यही सीरीज ले रहा हूं, यहां मैंने इंडेक्स प्रोवाइड किए थे, तो डिफॉल्ट इंडेक्स आ गए थे, एंड इन दिस केस यहां पर मैं इंडेक्स के अंदर कुछ नाम लिख रहा हूं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं भाई कितने इंडेक्स देने पड़ेंगे हमें, जितनी वैल्यू कितने हैं हमारे पास, 5 3 8 है। तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, और और हाँ, देन मैंगो हो गया। चलो, बट ठीक है, नाम हमने दिए थे। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है। नाउ सी, अब जरा गौर करें क्या हो रहा है भाई। अब इस दफा इंडेक्स नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस दफा हमने इंडेक्स प्रोवाइड किए, तो हमारे प्रोवाइडेड इंडेक्स जो है वो आ रहे हैं। और इन इंडेक्स को हम क्या नाम देते हैं?
लेबल्स का नाम देते हैं। अच्छा, जब हम लेबल्स का नाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो इंटीजर या डिफॉल्ट इंडाइसेस थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, वो भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अभी उसके ऊपर बात करते हैं हम। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, हम जिस तरह लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करते हैं, वैसे ही सीरीज के अंदर भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की जा सकती है। ठीक है, इसको मैंने S2 कह दिया और इसको S1 कह दिया। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं S1 सीरीज की बात करता हूं, विच इज दिस वन। और S1 सीरीज में मैं क्या कहता हूं भाई कि S1 सीरीज इंडेक्स नंबर दिया मैंने इसको 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 48। और इसी तरह मैंने इंडेक्स नंबर दिया इसको 5 to 7, तो क्या आ जाएगा भाई? 3 to 7 कर देता हूँ। 3 से लेकर 6 तक की वैल्यू जो है हमारे पास स्लाइस हो गया। अभी वही जो आप करते रहे स्लाइस के अंदर। S2 सीरीज की अगर बात करूं तो मैंने इसके अंदर कहा अभी मेरे पास बनाना कितने हैं, बनाना एज अ की इस्तेमाल करूंगा तो 36 है। मैंने कहा अभी S2 वैल्यूज लेके आ जाओ, कहां से कहां तक? ऑरेंजेस से लेके वाटरमेलन्स तक। कहां से कहां तक? वाटरमेलन्स तक। ऑरेंजेस से वाटरमेलन्स। अब क्या क्या जवाब आएंगे भाई? ग्रेप्स तक आएंगे। ऑरेंजेस से लेकर ग्रेप्स तक आएंगे, लेकिन ये वाटरमेलन तक ही आएगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर इंडाइसिंग एंड स्ट्रिंग इंडाइसिंग, कस्टम इंडाइसिस में। कि इंटीजर इंडाइसिस तो एक कम तक चलता है, वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। बट अगर मैं लेबल्स की बात करूंगा तो लेबल्स के अंदर वो लास्ट वाला एलिमेंट शामिल होगा। होगा कहाँ बेटे? ये फ्लोट के आगे 64 क्यों लिखा होगा, जल्दी से बताओ भाई। समझ में आई बात? क्या कोई सही से बताओ भाई, इसको समझ नहीं आ रहा। बेटा, जब भी हम कोई चीज लिख रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूं, तो ये नंबर इस वक्त कहाँ गया? कौन सी मेमोरी पे गया? रैम के ऊपर सेव हो गया। सही है। जब भी कोई चीज मेमोरी में सेव होगी तो कोई ना कोई जगह तो घेरेगी ना मेमोरी की। ऐसा है नहीं? कोई सेल्फी लेते हो तो मोबाइल मेमोरी में जगह ऑक्युपाई करते ही नहीं करती? तो उसी तरह नंबर ने भी ऑक्युपाई की ये जगह। राइट। तो डिफॉल्ट अगर फ्लोट वैल्यू है तो उसका डिफॉल्ट जो मेमोरी साइज है कि वो कितने खाने जब भरेगा? 64। 64 बिट्स। कितनी? अब बिट्स का आइडिया है? बिट्स एंड बाइट्स पढ़े हैं ना कि एक खाने बन जाते हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इन हार्ड ड्राइव और एनी मेमोरी। अच्छा, ये क्यों आया इसका जवाब मुझे नहीं पता, ये पाइथन वाले देंगे, उन्होंने ऐसा क्यों रखा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। हाँ, कि अगर आप क्या करेंगे, लेबल्स देंगे, तो यू विल फाइंड के लेबल्स का जो आखिरी इंडेक्स है वो भी शामिल होता है, बट इंटीजर इंडेक्सिंग का नहीं होता। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा जी।
अब सीरीज में से कुछ इंडाइसिस को डिलीट भी किया जा सकता है, उनकी वैल्यू चेंज भी की जा सकती है और सारे काम किए जा सकते हैं। हो गया ये? अच्छा जी, नाउ सीरीज के ऊपर करने के लिए बहुत काम है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत कुछ जो है ना वो सीरीज के अंदर मौजूद है। लेकिन जब हम फ्रेम फ्रेम में डाटा लोड करेंगे और फिर वहां पर एनालिसिस करेंगे तो वहीं सीरीज को सही में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अभी आपको सीरीज बनाने का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? डाटा फ्रेम है। डाटा फ्रेम जस्ट लाइक टेबुलर डाटा, जैसे टेबल्स होते हैं वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं? डाटा फ्रेम होते हैं। डाटा फ्रेम के बारे में मैंने ऊपर लिखा, इफ वी हैव मोर देन वन कॉलम, लाइक S1 जो है, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो मुझे क्या बताएगा? भाई पांडा की ये क्या है? कोर सीरीज है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मैं ये काम करने जा रहा हूं कि भाई मैं एक डीएफ क्रिएट करने जा रहा हूं। डीएफ पीडी डॉट डाटा फ्रेम, कि भाई डाटा फ्रेम क्रिएट कर दो। हैं? उसी तरफ आ रहे हैं, पता चलेगा। अच्छा भाई, पांडास डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डाटा फ्रेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी में एक की क्रिएट कर दी। मैंने कहा भाई ये की जो है वो किसकी है? रोल नंबर की है। एंड आई पुट अ फ्यू रोल नंबर्स हियर। दूसरी की क्रिएट की मैंने कहा ये जो है नाम की है। ठीक है, नेम वेयर, अब मैं कुछ नाम भी दे देता हूं। ठीक है, और किसी को अपना नाम चढ़वाना बताओ। शर्जील, अमान, हारिस। बस बस बस, इतने लोग नहीं चाहिए भाई, इतने लोग नहीं चाहिए, जज्बात में आए थे तुम लोग। ठीक है, नेम, रोल नंबर, और मैंने कहा भाई इनके पाइथन के टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, मत वो टेस्ट जो हो ही नहीं रहा है। कोई तो है तुम लोगों में से जो है ना तफली अफली का माहिर। अच्छा, चलो, तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम में चला गया। देखो कैसा हो रहा है ये। मैंने एक, सुनो भाई बातें नहीं करो बहुत, की डिक्शनरी बनाई है एंड डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में पास कर दिया है। एंड किस बात का ख्याल रखा है कि डिक्शनरी के एक की के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उतनी हर एक में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगी तो डाटा फ्रेम नहीं बनेगा। लाइक मैं एक नंबर कम कर देता हूं अगर, तो ये फौरन जो है वो रोने लगेगा कि भाई साइज ऑफ सीरीज जो है क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सही है, सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या क्रिएट हो गया है? एक डाटा फ्रेम क्रिएट। सिंपली मल्टीपल सीरीज दे दी है मैंने, उससे डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ यूं भी कर सकता हूं मैं, df2 pd डॉट, भाई बातें कम करो।
थोड़ा सा रहा है। चलो पहले ये डेटा फ्रेम को क्रिएट करो, फिर आते हैं उसके ऊपर। हो गया ये? अच्छा, ये तो हमने डेटा फ्रेम जो है वो क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने की नौबत जो है वो बहुत कम ही आती है। इंडेक्स यहाँ पर हाँ दिए जा सकते हैं, डेटा फ्रेम में इंडेक्स दिए जा सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, सुनो भाई, हम डेटा लोड कर रहे हैं क्योंकि आमतौर पे हमारा वास्ता जो है वो किससे पढ़ना है, डेटा लोड ही करना है, डेटा क्रिएट नहीं करना होता इस तरह बिल्कुल स्क्रैच से। अगर करना पड़ जाए तो ठीक है कर लेंगे। डेटा लोडिंग, अब डेटा लोडिंग में हमारे पास डेटा सोर्सेस जो हैं बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी डेटा सोर्स हो सकती हैं? हमारे पास स्टैटिक डेटा हो सकता है। एंड स्टैटिक डेटा से मतलब ये है कि हमारे पास किसी फाइल में डेटा पड़ा हुआ हो। ठीक है, एक्सेल फाइल में हो, सीएसवी फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में हो। अच्छा, या फिर हमारे पास डायनामिक डेटा हो कि वो डेटा डायरेक्ट किसी सर्वर पे आ रहा हो और हम एसक्यूएल की क्वेरी चला के डेटा पांडास के अंदर लेके आ रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टैटिक पे ही काम करेंगे, स्टैटिक पे ही काम कर रहे होंगे। तो कुछ डेटा मैं शेयर करता हूं आप लोगों से भी, उनको हम लोड करते हैं और पांडास के थ्रू जो है काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एक छोटी सी डेटा फाइल है, employee.excel। मैं इस मैं इसको क्या करता हूँ, आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एयर फोर्स शेयर पे डाल दो। देखो आ गई फाइल। मैं SMIT ऑफिस कनेक्टेड है, मैं स्टूडेंट्स कनेक्ट करता हूँ। ग्रुप से तो ले लो फाइल। आ रही बेटा, आ रही आ रही आ रही। इंटरनेट का इशू है, चल नहीं रहा, देखो अब चली गई। आ गई है, आ गई है। तो फिर कोई एयरफोर्स शेयर पे डाल देना। अब डेटा लोड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास देखें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई पीडी डॉट रीड एंड व्हेन आई, सुनो भाई बातें नहीं करो, तुम लोग काम कोई नहीं कर रहे हो, तीनों लगे हो सर जोड़ के, क्या कर रहे हो हैं? वो समझ रहे हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है सब हैं? देखो हम कहाँ कहाँ से डेटा लोड कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड पे अगर आपने कॉपी किया हुआ है, CSV, एक्सेल, फीडर, FW, GBQ, HDF, HTML, JSON, ORC, पार्कलेट, पिकल, सास, SPS, SQL, SQL क्यूरी, SQL टेबल, काफी सारे जितने पॉसिबल फॉर्मेट्स ऑफ डेटा हो सकते हैं सारे अवेलेबल है हमारे पास। जी, डायरेक्ट, हाँ वो API के थ्रू होता है।
हाँ, नेट सीडीएफ क्या है? अच्छा भाई, एक्सेल, क्योंकि मेरे पास फाइल एक्सेल की है इसलिए मैंने यहाँ पर रीड एक्सेल किया। अगर कोई कोई फॉर्मेट नहीं है डाउनलोड करने वाला ना, तो उसका कोई ना कोई पैकेज बना हुआ होगा, वो आप अलग से इंपोर्ट करके उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने फाइल का नाम लिख दिया। अगर ये फाइल किसी और फोल्डर में कहीं दूर मौजूद है तो आपको फुल पाथ जो है वो देना पड़ेगा। जैसे मेरे पास, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये फाइल यहाँ मौजूद है मेरे पास जी ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको उठाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा भाई, जी ड्राइव लाइक दिस। मैंने कहा भाई रीड करो, ये डाटा उसने रीड कर लिया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको आप सेव कर लो डाटा फ्रेम के नाम से, इसने इसको रीड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अभी ये इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस दिखा रहा है, बिकॉज बिकॉज जो बैक स्लैश होता है उसको क्या समझा जाता है, एस्केप सीक्वेंस समझा जाता है। तो मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश कर दूं अगर, तो चलो ठीक है, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश में मसला आ रहा हो, कोई मसला नहीं, आप स्टार्ट में जो है वो आर प्लॉट कर दें तो फिर ये मसले हल हो जाएंगे, रॉ फॉर्म में रीड करेगा। तो देखो, जब मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ, आमतौर पे जो हमारा ड्राइव एक्सेस होता है वो कैसा होता है भाई, बैक स्लैश के साथ होता है ना, ये पूरा पाथ यूं आता है ना, ठीक है। और अगर मैं इसको बैक स्लैश के साथ दूं तो ये मुझे एक वार्निंग देता है। ये वार्निंग बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि पाइथन के अंदर जो बैक स्लैश है वो हमेशा एस्केप सीक्वेंस समझी जाती है, कि भाई स्ट्रिंग के अंदर अगर बैक स्लैश आ रहा है तो इसका मतलब आगे कोई कमांड है उसके लिए, कि लाइन चेंज करो, टैब लगा दो, ये करो। तो इसलिए वो आपको ये वार्निंग दे रहा है। अगर आप उसको कहना चाहते हैं नहीं ये बैक स्लैश नहीं है, तो आप यहाँ आर लगा दें, या फिर आप जाके पूरे पाथ में क्या कर दें, फॉरवर्ड स्लैश लगा दें, तो फिर वो तभी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैक स्लैश के साथ ही काम करना चाह रहे हैं तो यूज आर। ये हमारे पास फाइल जो है वो क्या हो गई है, लोड हो गई। अच्छा, अभी कोई मैं दूसरे फॉर्मेट की फाइल ले लेता हूँ, पीडीएफ रीडर के थ्रू होगा बेटा, डायरेक्ट नहीं होगा पीडीएफ। हाँ, डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है स्पेशली पीडीएफ के अंदर से, ऐसे डायरेक्ट नहीं चलता। सर अगर मेरे पास डेस्कटॉप पे होगा तो फिर मैं क्या करूंगी? ये एक फाइल है मेरे पास, ये मैं आपको देता हूँ। ये CSV फॉर्मेट में है ना, ये फाइल भी मैं यहाँ दे देता हूँ जी। ये फाइल शेयर कर दी है मैंने, आपका वाला ग्रुप है ना ये। हाँ, ठीक है। अब ये CSV फाइल लोड करें जरा। अरे यार, इसको खोलना पड़ता है, मैंने जल्दी हो जाएगी। कौन कॉल कर रहा है?
जी जी बिल्कुल, रीड सीएसवी को चेक करें। जैसे एक्सेल फाइल रीड किया है वैसे ही सीएसवी फाइल रीड करें। क्या करेंगे भाई, df2 pd डॉट रीड सीएसवी और फाइल एक्सटेंशन ये हमारे पास नहीं तो उस नंबर पे कॉल कर लेना, फोन नहीं है। हो गई लोड? देखो एरर क्या आ रहा है, बताओ बताओ। क्या एरर आ रहा है लोड होने में? लोडिंग में एरर तो नहीं आना चाहिए यार। हो गई लोड सबके पास? अच्छा जी। वालेकुम सलाम। खर्चा कितना आ रहा है? हाँ चढ़ रही है यार, बैक कवर ही लगा लो, छोड़ो, बैक कवर ही लगा लो, सही है। अच्छा हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने दो फॉर्मेट में डाटा लोड कर लिया है, और भी डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोड करते रहेंगे, वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ फॉर्मेट्स का डाटा हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट नेट से हम एपीआई के थ्रू उठाते हैं। और हाँ, अरे मेरा बेटा पहले बेसिक तो करे, केगल पे डायरेक्ट ले जाऊं? नाउ देखिए, डाटा रीड कर लिया, ठीक है, रीड कर लिया। डाटा रीड इज नॉट अ प्रॉब्लम अभी, क्योंकि हम स्टैटिक डाटा रीड कर रहे हैं। हमें यहाँ पर डाटा जो साथ जो है वो हैंडलिंग करनी है, और बहुत सारे काम जो है परफॉर्म करने हैं। लाइक मेरा जो डाटा फ्रेम डीएफ है, पहले इसकी बात करते हैं। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि नाम से याद रहे। इसको मैंने ईएमपी कर दिया है, क्या कर दिया भाई, ईएमपी। और इसको मैंने कर दिया है इंश्योरेंस, INS। ठीक है, कोई एरर अगर किसी के पास आ रहा है तो आप प्लीज उसको जो है मेंशन करें, ताकि ठीक है। आपका फाइल नेम गलत है स्पेलिंग में, या एक्सटेंशन आपने गलत लिखा हुआ है, या अगर फाइल वहां मौजूद ही नहीं है इस फोल्डर में। यूनिकोड एरर आ रहा है, आर से रीड करें इसको।
आर लगा के रीड करें। हाँ, वैल्यू एरर आ रहा है, देखना भाई जाके जाके क्या आ रहा है। अच्छा भाई, नाउ देखो भाई, एम्प्लॉय का हमारे पास जो डेटा सेट है, अब समझ जाओ जरा, बातें छोड़ो, बस इधर देखो। इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जब भी हमारे पास कोई डेटा सेट आता है हाथ में, लोड करने के बाद जो हम पहला काम करते हैं वो ये चेक करते हैं कि डेटा सेट है कितना, डेटा सेट है कितना। तो मैं यहाँ पर फॉरेन जो है वो शेप निकालता हूँ इसकी। शेप टेल्स के भाई कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। इंश्योरेंस के डेटा में चेक करते हुए शेप में कि यार कितने रो एंड कितने कॉलम्स हैं। तो इट टेल्स ये 1338 रिकॉर्ड्स हैं और 7 कॉलम्स हैं। ठीक है, शेप चेक करने के बाद अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा डेटा, क्योंकि ये डेटा तो थोड़ा सा है तो हम फौरन उसको व्यू कर ले रहे हैं। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का डेटा सेट है, मैं इसको हेड करता हूं। क्या करता हूं? हेड का काम क्या होता है? हेड शोज द फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। इससे हम डेटा को एक व्यू में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कॉलम है उसके अंदर और डेटा के अंदर वैल्यूज जो है वो कैसी कैसी हमें नजर आती है। यस, अच्छा भाई, सवाल सुन लो इनका, मासूमाना सवाल जी। शेप के अंदर, ठीक है, ठीक है, अगर तुमने इस सवाल का जवाब खुद नहीं दिया तो फेल हो गया तुम पाइथन के टेस्ट में। सोचो। ये कह रहे भी हेड में तो आपने ब्रैकेट लगाया, भाई शेप में क्यों नहीं लगाया ब्रैकेट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पर कुछ होती हैं प्रॉपर्टीज और कुछ होते हैं मेथड्स। मेथड जब कॉल करते हैं तो आप क्या लगाते हैं?
ब्रैकेट, और प्रॉपर्टी जब कॉल करते हैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। तो शेप बेसिकली क्या है और हेड क्या है, मेथड। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। अब मैंने क्या अभी हेड दिखाया, तो इंश्योरेंस जो है ना, मैंने कभी टेल भी दिखा दो। तो ये लास्ट के 5 रिकॉर्ड हैं एंड वी कैन पास एनी नंबर हेयर। मैं कहूँ कि 5 नहीं 10 चाहिए, तो शुरू के 10 रिकॉर्ड आएंगे। टेल में मैंने कहा अभी 5 नहीं, मुझे सिर्फ 3 चाहिए, तो 3 रिकॉर्ड आएंगे। बाय डिफॉल्ट 5 चलता है, अदरवाइज आप कोई भी नंबर दे दें। और एक और मेथड है हमारे पास, दैट इज सैंपल। सैंपल सेलेक्ट्स रैंडम नंबर्स। मैंने कहा अभी 6 ले लो डेटा, 6 रिकॉर्ड ले लो, एंड इट सेलेक्ट्स रैंडम 6 रिकॉर्ड, रैंडम। दोबारा करेंगे दूसरे आएंगे। इस चीज का आज भाई ये कह रहे हैं भी सैंपल का क्या फायदा है, पूरा सवाल करो पूरा। हेड और टेल से जब मैं देख रहा हूं डेटा कैसा है, तो सैंपल से देखने की क्या जरूरत है। देखो बाज दफा इंसान जो है वो शक्की मिजाज होता है, वो कहता है यार पता नहीं हर जगह वैल्यूज पूरे डेटा में ऐसी ही हैं या शुरू में ऐसी है, ठीक है। और उसने फिर कहा चलो आखिर में देख लेता हूँ, तो क्या आखिर में देखा यार पता नहीं शुरू और आखिर में डेटा ऐसा है आम की पेटी की तरह, ऊपर अच्छे अच्छे हैं अंदर खराब ना निकले, है ना। तो फिर आपने क्या करते हैं, रैंडम देख लिया कि यार जगह जगह उठा के देखूं ताकि तसल्ली हो जाए कि भाई सारा डेटा जो है वो इसी फॉर्मेट में, सारे आउट सही। सारे तो फिर भी सही नहीं होंगे, ठीक है जी। भाई रैंडम उठाएगा तो सीक्वेंस का क्या काम है, सीक्वेंस तो उठा लिया ना उसने, हेड ने उठा लिया, टेल ने उठा लिया, आपको कौन सी चाहिए। भाई हेड टेल सीक्वेंस में तो ला रहा है, ठीक है। मिड की क्या, भाई 1 मिनट सवाल सुनने दो भाई, कोई नहीं सुनता, मैं ही सुन लूं तुम लोग। चलो भाई, मिड पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, मिड क्या है। पहले आप शेप निकालेंगे, शेप को पहले आप माइनस करेंगे कागज पे लिख के, जो मिड में वैल्यू ये आ रही है वैल्यू, फिर उसका स्लाइस लिख देंगे, स्लाइस लिखना आपको आप ही सिखा दूंगा मैं, तो आपके मिड की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने कहा ना इंसान थोड़ा सा अगर शक्की मिजाज है तो फिर वो करेगा भी, सारे काम करेगा। अच्छा, तो नाउ वी आर श्योर कि यार हमारा डाटा ऐसा ही है कि एज के अंदर नंबर ही लिखे हुए हैं, और इसके सेक्स में मेल फीमेल ही लिखा हुआ है, बीएमआई वैल्यू नंबर ही लिखे हैं, फ्लोटिंग नंबर ही लिखे हैं, चिल्ड्रन में 0 1 2 3, इसमें कोई फ्लॉट नंबर नहीं है खुदा न खास्ता, और स्मोकर में यस नो ही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ, चेन स्मोकर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने अंदाजा कर लिया कि यार चलो ठीक है, अभी हम कर लेते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। मैंने हेड टेल शेप कर लिया, मैं यहां पर देखो भाई सुनो, कम बातें करो, कम बातें करो प्लीज। हमारे पास डाटा है इंश्योरेंस, मैंने कहा यार हमारे कॉलम्स कौन कौन से हैं, उसने कहा भाई कॉलम्स यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं हमें, ठीक है। मैंने कहा भाई हमारे पास इंडेक्स क्या क्या है, उसने कहा रेंज इंडेक्स है 0 से लेके 13 38 तक। आज कहीं वलीमे में जाना है तुम्हें, लग रहा है मुझे, तो तुम इतनी जल्दी मचाई हुई है ना।
ये तुमने तो सर्वर डाउन नहीं किया, ना टेस्ट होगा ना कुछ जल्दी वापस। ये मुझे इंक्वायरी बिठानी है आज। अच्छा जी, स्टेप इक्वल टू 1 क्या है? देखो कई दफा हमने रेंज का फंक्शन पढ़ा है बेटे, उसके अंदर हमने देखा था अगर कंटिन्यूस नंबर है तो स्टेप 1 1 1 चल रहे हैं, अगर मैं स्टेप 2 कर दूंगा तो 1 के बाद क्या आएगा? ठीक है। नाउ तो कॉलम्स देख लिए मैंने, इंडेक्स देख लिए। अब मैं यहां पर एक हेडिंग बना रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। वर्किंग विद कॉलम्स, डेटा में मौजूद कॉलम्स के साथ वर्किंग करना। अब कॉलम्स के साथ वर्किंग क्या हो सकती है, पहले तो ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कॉलम के साथ वर्किंग ये हो सकती है कि सिलेक्ट कर सकता हूं मैं कॉलम को। क्या कर सकता हूं? सिलेक्ट कॉलम, फिर डिलीट कॉलम और अपडेट कॉलम और रिप्लेस अपडेट ही होता है ना यार, और क्रिएट न्यू कॉलम फ्रॉम ओल्ड कॉलम्स। ठीक है। मर्ज कॉलम्स, स्प्लिट कॉलम्स, बहुत सारे फंक्शंस हम कॉलम्स के ऊपर कर सकते हैं और वो हम बारी बारी अभी करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं सिलेक्टिंग अ सिंगल कॉलम। देखो ये छोटी छोटी बात है, अगर इस सिंटेक्स को आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो कोड लिखते में आपको बड़ी आसानी रहेगी। लेकिन क्या होता है कि ये छोटी छोटी बात हम समझ नहीं पाते और फिर हमें पता नहीं चलता ब्रैकेट कितने लगाने हैं, यार एरर क्यों आ रहा है, ये क्या मतलब है, वैसे ही तो लिखा है। तो मैं यहाँ इसीलिए खोल के लिख रहा हूं कि भाई सिलेक्टिंग सिंगल कॉलम, अगर मुझे एक कॉलम सिलेक्ट करना हो, कितने कॉलम? तो एक कॉलम में मैंने कहा कि भाई मेरे पास डाटा है एम्प्लॉय का। ठीक है, एम्प्लॉय का डाटा है, मैंने एक ब्रैकेट लगाया और कॉलम का नाम लिख दिया। कॉलम का नाम क्या है भाई? मैंने कहा भाई डेजिग्नेशन का कॉलम ले आओ। किसका कॉलम? तो मैंने यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख दिया? डेजिग्नेशन। ये कंप्लीट डेजिग्नेशन का कॉलम मेरे पास आ गया। ये जब एक कॉलम सिलेक्ट हुआ है तो ये सीरीज है। क्या है? सीरीज है। सर हेलो सर। हाँ, इंडेक्स से क्या तुम्हें मुश्किल है? मतलब ये ख्याल क्यों आ रहा है कि इंडेक्स हटा दो? नहीं मेरे बेटे, सीरीज चल रही है ना, तो इंडेक्स तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, इंडेक्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, उसकी अभी वजूहात सामने आएंगे। सीरीज का तो ये खास फीचर है कि वो इंडेक्स दे रहा है आपको। अच्छा, मैंने डेजिग्नेशन का कॉलम सिलेक्ट कर लिया। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, कहता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बाद भाई एज का कॉलम सिलेक्ट कर लो, तो सारी एज जो है वो आ गई। ठीक है, मैंने कहा भाई एम्प्लॉय के साथ जो है वो आप क्या कर लो, सैलरी का कॉलम सिलेक्ट कर लो। तो सैलरी का कॉलम सिलेक्ट, ये तो सिंगल कॉलम सिलेक्शन की बात हो गई। और अगर कॉलम का नाम पाइथन के जो वेरिएबल है उसको फॉलो करता है, तो मैं कॉलम को यूं भी सिलेक्ट कर सकता हूं, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। जैसे मैंने ऊपर लिखा ना ऐसे सैलरी, मैं सैलरी जो है वो ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन वही बात है बेटा, सुन लेना, मुझे बोलने तो दे। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, भाग रहा हूं मैं छोड़ के। चल नहीं रहा क्या? चल नहीं रहा क्या? कोड में एरर आ रहा है ना यार, चलाना थोड़ी उसको। अगर देखो यहां पर, जैसे यहां लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, अगर इस एम्प्लॉय आईडी में इस अंडरस्कोर की जगह क्या होता? स्पेस आ रहा होता। क्या आ रहा होता? जैसे यहां पर है रोल, मैं यहां पर कर दूं रोल नंबर,
ठीक है, इसमें मैंने स्पेस दे दिया है, समझना जरा, मैंने स्पेस दे दिया। मैं इसमें से सिलेक्ट करना चाहता हूं कौन सा, मैं लिखता हूं df डॉट नेम, तो नेम आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा अगर df रोल स्पेस नम, ये तो वैसे ही हमें लग रहा है गड़बड़ हो गई, है ना, क्योंकि वेरिएबल नाम में स्पेस, लेकिन वहां पर चूंकि हमने की बनाई थी तो वहां दे सकते थे, वेरिएबल नहीं बनाया था। इसलिए अगर वेरिएबल नाम में स्पेस नहीं है तो यू कैन डू डायरेक्टली, आप डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्पेस आ गया है तो फिर मजबूरी है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। क्या मेमोरी में, डाटा फ्रेम की मेमोरी में सेव हुआ है। तो यहां पर एज सैलरी, मैं सैलरी डॉट लगा के भी एक्सेस कर सकता हूं। ये तो हो गई बात कि मैं सिंगल कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर मुझे एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करने हैं, क्या करने हैं, एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन के लिए क्या करूं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे लिखा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद जल्दी जल्दी हमने क्या लिखा, मैंने कहा भाई एक काम करो, एम्प्लॉय की नेम ले आओ, नेम तो है ही नहीं हमारे पास, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय अंडर स्कोर आईडी, ये ले आओ, और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन पकड़ लो, एंड देन एम्प्लॉय की सैलरी, ये ले आओ। अब जैसे ही मैं इसको रन करने गया, इसने क्या कर दिया भाई, एरर दे दिया। अच्छा, ये क्यों एरर दे रहा है, जानबूझ के मैंने जनरेट करा है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले तवज्जो से बात सुन लो कि जब भी आप मोर देन वन कॉलम की बात करेंगे तो उसे लिस्ट ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करेंगे। हमने नंपाई में देखा था फैंसी इंडेक्सिंग, ये फैंसी इंडेक्सिंग के डेटा में जाओ, पहले ये वाला कॉलम उठाओ, फिर ये वाला कॉलम उठाओ, फिर ये वाला कॉलम उठाओ, इसी तरतीब से आएगा रिजल्ट। अगर मैं आगे पीछे कर दूंगा कि भाई डेजिग्नेशन पहले चाहिए, डेजिग्नेशन पहले चाहिए, तो ठीक है भाई, डेजिग्नेशन पहले ले आना, सही है। तो डबल ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ताकि मैं उसको बता सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मल्टीपल कॉलम्स भी हमने क्या कर लिए, एक्सेस कर लिए, यहां पर सिंगल कॉलम भी एक्सेस कर लिया। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कोई नया कॉलम जो है वो ऐड करना चाहता हूं। क्या करना चाह रहा हूं, एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा भाई एम्प्लॉय, वो नया कॉलम क्या होगा, मैंने कहा कि वो नया कॉलम होगा, सुनो भाई तवज्जो से, वो नया कॉलम होगा टैक्स, टैक्स की परसेंटेज। अब इस नए कॉलम में वैल्यू कहां से आएंगी, अब या अब क्योंकि मेरे पास 18 लोग इन्वॉल्व हैं, इस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड 18 हैं, तो आई हैव मल्टीपल ऑप्शन, समझ लो जरा, कि मैं यहां पर क्या करूं, 18 डिफरेंट वैल्यूज क्या कर दूं, ऐड करूं। तो हर एक के सामने जो इंडेक्स पे नंबर आ रहा है उसके सामने वो टैक्स परसेंटेज क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। लेट्स सी, लेट्स सी, मैंने यहां पर देखा तो उसने वो 18 वैल्यूज क्या कर दी भाई, लेकिन ये 18 थी, 18,000 होती तो क्या करता। तो बेसिकली बेसिकली ऐसा, अब हम क्या करते हैं, एक तो ये था कि मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज जो है वो वन बाय वन सबको क्या कर दी। अगर मैं यहां पर क्या करूं, मैं बजाय ये लिखने के कि भाई अगर सबकी टैक्स परसेंटेज क्या है, फिक्स्ड है, यानी मैंने कहा भाई सबका टैक्स जो है 15% है, तो अब मैंने क्या करना है बेसिकली,
वो नंबर्स पूरे डेटा के लिए ब्रॉडकास्ट करना है। तो मैंने यहां पर 15 लिखा और बस। अब ये जो 15 लिख रहा हूं, मैंने नया कॉलम ऐड किया क्या? उसी कॉलम को ये रिप्लेस कर देगा, उसी कॉलम की वैल्यूज को क्या कर देगा, यानी अपडेट कर दी वैल्यूज। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय चलाया, यू सी हर एक को क्या मिल गया, टैक्स परसेंटेज 15 15 15 15 15 15 मिल गया। नहीं, अभी सिर्फ यहां पर ऐड हो रहा है आपके कोड में, जुपिटर नोटबुक में, रैम के ऊपर फाइल में डालेंगे, पूरा से काम सेव कराएंगे। ये बात समझ में आई कि मैं अलग अलग टैक्स लिखना है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, सबको एक ही वैल्यू ब्रॉडकास्ट करनी है तो ये भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और कंडीशनल टैक्स अगर लगाना है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ रैम के ऊपर हो रहा है सारा काम। तो अब मैं क्या कहता हूं भाई, टैक्स परसेंटेज जो है ना, वो ऐसे सबको 15 ब्रॉडकास्ट हो गई, ये मजा नहीं आ रहा। बल्कि क्या होनी चाहिए, कंडीशनल होनी चाहिए कि अगर किसी की सैलरी इतनी हो तो उसकी परसेंटेज इतनी हो, किसी की सैलरी इतनी हो तो उसकी परसेंटेज इतनी हो। डेजिग्नेशन के हिसाब, जो भी क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं ये काम करने के लिए, हम जा रहे हैं ये काम करने के लिए। अमाउंट पे लगाएं या डेजिग्नेशन पे? टैक्स वैसे अमाउंट पे लगती है, अमाउंट पे लगती है, कोई बात नहीं, कोई बात है, हम डेजिग्नेशन पे भी लगा देंगे। एक बार टैक्स काट के तुम्हारे पास थोड़ी आना है, तो मजे चाहिए तो मजा नहीं आ रहा, कहाँ हम सीख रहे हैं भाई। ठीक है, अब मैंने बोला अभी टैक्स का कॉलम ऐड होगा, और लेकिन यहां मैं नया कॉलम में नई वैल्यूज जनरेट करने के लिए कुछ काम कर सकता हूं, कुछ डिटेल्ड काम कर सकता हूं। मैं एक फंक्शन लिख सकता हूं जो टैक्स की परसेंटेज का हिसाब लगाएगा, और मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा और वो मुझे सबकी परसेंटेज का हिसाब दे देगा। ठीक है, नंबर वन। दो तरह के फंक्शन बन सकते हैं, एक फंक्शन हम कहते हैं उसको इन लाइन फंक्शन, और एक फंक्शन को हम कहते हैं आउट ऑफ लाइन फंक्शन। पहले मैं काम क्या कर रहा हूं, देखो एक फंक्शन लिख रहा हूं यहां पर, मैंने यहां पर लिखा भाई डिसाइड टैक्स परसेंटेज। ये फंक्शन क्या करता है भाई, टैक्स की परसेंटेज डिसाइड करता है, और इसको मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको मुझे सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको मुझे सैलरी प्रोवाइड करनी। अब यहां पर अपनी वही लॉजिक लिखेंगे पुरानी, अगर सैलरी जो है वो क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 200,000 है, तो भाई जो टैक्स होगा, ये सब तो आप बचपन से करते हुए आए, वो होगा भाई टैक्स कितना, 20। एलिफ अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 150,000 है, तो हमारा जो टैक्स होगा वो कितना होगा भाई, 15% होगा। एलिफ अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 100,000 होगा, तो हमारा जो टैक्स होगा वो 10% होगा, और बाकी सब के लिए हमारा जो टैक्स होगा वो कितना होगा, 5% होगा। ठीक है, अभी डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे हैं ना। हमने एक फंक्शन लिख लिया और मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। अब देखो भाई, सब इधर देखें, काम छोड़ के भाई, हमने क्या किया, अभी हमारा एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय के कौन से कॉलम की बेस पे टैक्स डिसाइड हो रहा है,
मैंने कहा भाई एम्प्लॉय की सैलरी का कॉलम उठा लीजिए, ठीक है, और इस सैलरी के ऊपर अप्लाई कर दो। क्या कर दो? अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? यहां ब्रैकेट नहीं लगेगा फंक्शन का, सिर्फ फंक्शन का नाम बताया जाएगा। फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम बता रहे हैं कि ये फंक्शन जहां मौजूद हो इसको अप्लाई कर दो सैलरी के ऊपर। क्या? ये यहां से जाएगा बारी बारी, पूरे कॉलम पे ये क्या कर दो, वेक्टराइज ऑपरेशन पढ़ा हुआ है ना हमने, एक बार चलाएंगे तो बारी बारी सब पे चल जाएगा। अगर किसी और क्लास ने पढ़ा है तो फ्रॉम दिस 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 इंपोर्ट दिस फंक्शन, हाँ नहीं वो अलग करना है उसमें नहीं। अब कौन सा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ये जा रहे हैं ना भाई, हम कह रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी के पूरे कॉलम पे ये फंक्शन अप्लाई कर दो। सी रिजल्ट ये आ गया, किसी की 20, किसी की 5, किसी की 5, 10, 5, उस क्राइटेरिया के मुताबिक ये हो गया। अभी ये जो रिजल्ट आया है मैंने सेव, तो मैं क्या करता हूं भाई, इसको वापस कहता हूं भाई टेक्स्ट में क्या कर दो, सेव कर दो टैक्स परसेंटेज। नाउ अब मेरा जो टैक्स परसेंटेज जो है वो ये हो गया, तनख्वाह के हिसाब से क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। जिसकी 20, 2 लाख से ज्यादा है उसको 20% टैक्स लगेगा, जिसकी 1 लाख से ज्यादा है उसको 5%, 10% लगेगा, एंड सो ऑन। हाँ अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं बजाय, समझो जरा, कि मैंने यहां पर एक फंक्शन कॉल किया, वो फंक्शन आउटसाइड कहीं पड़ा था, उसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन मैं एक इनलाइन फंक्शन भी यहां बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं? हाँ आउट ऑफ लाइन जाना पड़ा ना, एक लाइन में लिखते लिखते हमें वहां से बाहर जाके पहले फंक्शन में बढ़ाना पड़ा। अब यहां पर देखो क्या कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉय डॉट अप्लाई, एम्प्लॉय डॉट सैलरी डॉट अप्लाई, भाई अप्लाई कर दो। पर क्या अप्लाई करूं, मेरे पास वो फंक्शन, मैं उस फंक्शन को यहीं डिफाइन करूंगा इसी लाइन के अंदर। इस फंक्शन को कहते हैं हम एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। क्या कहते हैं? लैम्डा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं होता, और ये सिर्फ जहां बनता है वहीं कॉल होता है, जिस लाइन में होता है वहीं कॉल होता है, बाहर से कोई इसको कॉल नहीं कर सकता। जब हमें छोटे मोटे टास्क करने होते हैं और कोई ऐसा फंक्शन जिसकी मुझे लगता है कि सिर्फ यहीं पे जरूरत है और कहीं जरूरत नहीं होगी, किसी और को जरूरत नहीं होगी, तो वो फंक्शन हम वहीं बनाते हैं ताकि वहीं बने, वहीं इस्तेमाल हो और वहीं पर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल बार बार होना है, तो फिर ज़ाहिर है उसको बना के रख लो बाहर कहीं यार, ताकि यूज करते रहें उसे। तो क्या करना है उसके लिए, यहां पर मैंने लिखना है लैम्डा। क्या लिखना है? लैम्डा। फॉर्मेट को समझो, एम्प्लॉय एरो फंक्शन, तो फिर एक एरो फंक्शन में का नाम होता है ना, किसी वेरिएबल में सेव हो रहा होता है ना यार। अच्छा, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, कि सैलरी से एक एक सैलरी उठाओ और उस पर लैम्डा फंक्शन लगा दो, और वो जो सैलरी उठ के आएगी वो एक वेरिएबल में आ जाएगी, उसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पर क्या, एक्स। जरूरी नहीं है कि आप एक्स रखें, आप कोई भी नाम रख दें, ठीक है। एक्स जो है वो कन्वेंशन है, और यहाँ लगा दिया हमने कॉलन। इसका मतलब एक सैलरी उठ के किसके अंदर आ गई, एक्स के अंदर आ गई। अब यहां मैंने लिखा, अगर अगर एक्स में आने वाली सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 200,000 है, 200,000 है, तो 20। क्या लिखा? सुनो, जय सुनो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 200,000 है तो 20। इसको अगर यूं रीड करूं कि 20 कर देना अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 200,000 हो, राइट।
आगे में गया एल्स, एल्स मैंने कहा 15 कर देना अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 150,000 हो, नहीं एलिफ नहीं चलेगा। एल्स 10 कर देना अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाए, 100,000 हो जाए। एल्स सबका क्या कर देना 5। ठीक है, ये यही फंक्शन बना और यही क्या हो गया, खत्म हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन लाइन, कि इसी लाइन में क्या कर दिया हमने, बेटा इसका रिटर्न ये रहा ना, ये रहा, बोला तो उसको 20 दे देना, 15 दे देना, 10 दे देना, 5 दे देना। बेटा मेमोरी में तो उसने भी सेव नहीं किया था, बाद में मैंने कराया था। अब सेव कराऊंगा इसको मैं। सेव कराने से आप ये अपनी आदत डाल लें, पहले आउटपुट चेक कर लिया करें कि सही आ रहा है, तो फिर बाद में उसको क्या करें, मेमोरी में अपडेट करें। अदरवाइज वो मेमोरी में वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, वो गलत वैल्यू अपडेट हो जाएंगी, तो फिर क्या करोगे, फिर जाके दोबारा फाइल लोड करो जीरो स्टेप से। ठीक है, तो ये हो गया दोबारा टेक्स्ट अपडेट। जूम कर दो, जूम। अब आपने एक काम करना है, अब आपने एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करना है कि तुम्हारा 2 लाख पे इतना टैक्स बना है। शाबाश, जल्दी से करो। एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करना है कि भाई इस बंदे का टैक्स जो है वो इतना बना है। काटा ही नहीं, सिर्फ काट के बता इतना टैक्स होगा। यहाँ पर आ जाएगा कॉलम टैक्स अमाउंट का, सैलरी इतनी है, 20% टैक्स कटा, इतना टैक्स अमाउंट था। बाद में उसको माइनस करा के ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी निकाल लेंगे। लोग गेम बजा रहे हैं, तुम्हें बैठे गेम बना रहे हो, हैं? चलो भाई, बहुत हो गया आराम। किसको, सही है। पहले ये लिख लो, फिर लैम्डा भी दिखाता हूँ। मैं आउटपुट हटा देता हूँ ताकि ये आ गया। काम करो भाई, काम करो। मालूम नहीं खाती।
आ गया, क्या हुआ? निकल आया टेक्स्ट? फॉर्मूला बताऊं? टैक्स अमाउंट का कॉलम ऐड करना है। देखो, एम्प्लॉय डॉट सैलरी डॉट अप्लाई, ठीक है। क्या करूं, लैम्डा ही अप्लाई कर दूं? लैम्डा एक्स। अब बिल्कुल यही सिनारियो लिखना है भाई, तवज्जो दें। एक्स का, सुनो, एक्स का कितने परसेंट? 20% ले लेना, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो। बस आगे चला लो, कितना आसान है। अब आगे बताऊं क्या बचा क्या? तमाम लोग एक बात याद रखें, देख के सब समझ में आ रहा होता है। देख के मुझे भी लग रहा होता है मसाला टीवी देख के मैं बहुत बड़ा शेफ बन गया हूँ, पकता नहीं है। लेकिन तो आपको भी अगर देख देख के लग रहा है कि मुझे आ गया सब करना, तो घर जाके नहीं होगा जब तक करेंगे नहीं। इसलिए बैठ के वक्त जाया ना करें, इसको लिखें। हो सकता है भाई, वीडियो हाथ के हाथ अपलोड कर दिया करो। जल्दी अपलोड कर, रात भर में अपलोड कर। जी, अमाउंट ले लेना, तो सैलरी उठाया ना, हमने सैलरी उठाया ना। नहीं 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 नहीं, जैसे मैंने लिखा है इसी को कंटिन्यू करो आगे। ऊपर वाला होगा, लेकिन अब 20 की जगह में क्या ले रहा हूं, जितनी सैलरी है उसका 20% दे दो मुझे। 15 की जगह क्या लूंगा, जितनी सैलरी है उसका 15% दे दो। हाँ बोलो। x मल्टीप्लाई बाय 0.15, x मल्टीप्लाई बाय 0.10, then else x मल्टीप्लाई बाय 0.05। सही है। x ये ले लो अगर ये है, else x ये ले लो अगर ये है, else x ये ले लो अगर ये है, else this। तो अब देख लेते हैं, अनमैच एक ब्रैकेट क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया आखिरी वाला, ठीक है। तो दिस इज द टैक्स अमाउंट,
दे यार। शाबाश। एक कॉलम गलती से क्या हो जाए, अभी तो डिलीट करना सीखते हैं ना, आसान है, उसमें डेल लिख के बस कॉलम का नाम हो गया। अभी टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे नेट अमाउंट का एक, नेट सैलरी का एक कॉलम ऐड करना हो तो क्या करूंगा? एम्प्लॉय क्या कहूंगा भाई, नेट क्या, नेट में क्या करूंगा भाई, जो एम्प्लॉय का कॉलम है सैलरी वाला, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, एम्प्लॉय के टैक्स अमाउंट को ना। तो हमारे पास ये नेट सैलरी का कॉलम ऐड हो जाएगा। सही। तो उसके लिए फैंसी इंडेक्सिंग कर दो, जो तरतीब चाहिए वो तरतीब ले लो। एम्प्लॉय के बाद यहाँ पर लिस्ट बनाओ, जिस तरतीब से चाहिए वो तरतीब में कॉलम का नाम लिख दो, उससे सिलेक्ट हो जाएगा। मर्जी है तुम्हारी ना। जी जी। ठीक है। हाँ ये नहीं पूरी करना है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। डन हुआ। ये सारी वर्किंग अभी कॉलम वाइज है। ठीक है, बस आज अभी यहीं तक रखते हैं, और जितना काम हमने किया है आपने एटलीस्ट उसको ही रिवाइज कर लेना है। ठीक है। और अहमद भाई, पाइथन के प्रोजेक्ट मैंने आपको कहा था कि वो दे दो भाई इसको बनाने को। हाँ नहीं, वो कोई तो पता नहीं, कयामत वाले दिन नहीं होगा, वो ये वाला होगा। ठीक। छोटे छोटे। सही है सही है। अच्छा, जो लोग क्लास से उड़ के जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर नीचे आपको रोका गया और कोई पेनल्टी लगाई गई तो कसम से मेरे पास नहीं आना। ठीक है। नमाज 15 मिनट बाद, अभी जमात को